मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे। आज मैं बात शुरू करूंगा, रोज़ाना किसी न किसी पॉलिटिकल आदमी के स्टेटमेंट पे हम बात करते हैं। आज एक ऐसी सियासी शख्सियत से बातचीत का आगाज़ करते हैं और उनके बयान से बातचीत का आगाज़ करते हैं जिनके बयान को कोई पाकिस्तान में रद्द नहीं कर सकता। कोई माइकल लाल ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में पैदा नहीं आया जो आपकी बात से इख्तलाफ कर सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म ने अप्रैल 1948 में एक बात की थी। ये पेशावर में बात कर रहे थे अफसरशाही से। कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया, मैं एग्जैक्टली वही आपको बता रहा हूं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि आपको किसी सियासी जमात या किसी सियासतदान के सियासी दबाव से मुतासिर नहीं होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की इज्जत और अजमत में इजाफा चाहते हैं तो आपको किसी के दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि बेखौफ होकर और ईमानदारी से रियासत और अवाम के तई अपने फराइज बतौर खादिम अंजाम दें। यह कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स के बारे में उनका क्या कहना था, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, क्योंकि मैंने ये अफसरशाही का मामला ही सुनवाया है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अब सुनिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 31 अगस्त 2014 को कंटेनर से क्या फरमाया था। अली मोहम्मद को सारे तालियां बजाओ, उसने कहा मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। अली मोहम्मद ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तकरीर थी कि जो उन्होंने सरकारी नौकरों और पुलिस को कहा था कि अगर तुम्हें हुकूमत कोई गैर कानूनी चीज कहे आपके ऊपर फर्ज है कि आप उनकी बात, उनका ऑर्डर ना माने। तो मोहम्मद अली ने कहा कि इनका आईनी हक है, जमहूरी हक है इनका पूरा मन एहतजाज, मैं इनके ऊपर तशद्दुद नहीं करता। उसको चेंज किया और ताली बजाए मोहम्मद अली के लिए। अली मोहम्मद दाद देते हैं तुम्हें। जी, ये अली मोहम्मद नेकूकारा की बात हो रही थी। अब वजीर आजम इमरान खान जब बतौर वजीर आजम लाहौर में तशरीफ लाए और ब्यूरोक्रेट से बात की 2018 में हुकूमत बनने के बाद, तो फिर इमरान खान साहब ने क्या फरमाया वो हम आपको सुनवाते हैं, वो भी सुनिए कि खान साहब ने वहां क्या कहा था। किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कभी भी आपको इतना मौका नहीं देगी कि आप प्रोफेशनली अपना काम कर सके। कोई आपकी अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा गलत काम करने पे। ये पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में इमरान खान साहब ने कहा था और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हुकूमत के इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ वाले, और मुस्लिम लीग काफ में राजा बशारत साहब वजीर कानून हैं जिन्होंने कानून की पासदारी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। तो राजा बशारत साहब जो पहले भी वजीर कानून रह चुके हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है। आपने एक टेलीफोन किया है एक अस्पताल के एमएस को इस्लामाबाद में, और आपने उस एमएस से क्या बातचीत की, वो बातचीत मैं आपको सुनवाता हूं। ये इस पे बाद में बात करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो क्यों हुई, इस पे भी बात करेंगे कि वो एमएस का रवैया कैसा था, इस पे भी बात करेंगे कि अब होना क्या चाहिए। लेकिन पहले वो कॉल आप सुनिए ताकि आप अच्छा फैसला खुद कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि मतलब हमारे दौर में
विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इस किस्म का इंप्रेशन जाए कि हम बच्चों के साथ ऐसे, और वैसे मेरे बच्चों की तरह है, मतलब अभी उनका बस हमारे भाई पॉलिटिकल एक जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे सबके एक हैं, वो मेरे अपने बच्चों की तरह है। बिल्कुल ठीक, वहीं पे स्किल में भेज जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं बाकी बच्चियों का क्या कसूर है, वो कल सारी कहेंगे जी हमें सिंधियन में भेज दें। कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे, आप भी सर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैंने आपको थोड़ा सा सुनवाया, पूरी कॉल आपको सुनवाई नहीं, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ राजा बशारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं। इससे पहले ये हमेशा काफ लीग के साथ रहे हैं और काफ लीग के साथ इनके बड़े देरीना ताल्लुकात भी हैं। अब राजा बशारत साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उन्होंने एक MS को थ्रेट किया है कि अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक एक लड़की को अपॉइंट नहीं करोगे, एक डॉक्टर को, उसकी मर्जी की जगह पे, तो मैं फिर कल तक तुम अपने ओहदे पर नहीं रहोगे। तो ये दी है उन्होंने धमकी, और कॉल बंद करते हुए नाजेबा अल्फाज भी बोले। ये MS जो हैं इनके बारे में इससे पहले भी मशहूर है कि 2-3 मरतबा कुछ ऐसे मामला हुए थे जिनमें ये हाईलाइट हुए थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा आपके करने के ऊपर, आपने मुझे हटाना है तो हटा दीजिए। लेकिन राजा बशारत साहब ने ये कहा है। अब वो जो लेडी डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, वो साहबजादी हैं हनीफ अब्बासी साहब, और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के साथ इनके कोई डिफरेंसेस थे या उनके साथ इनकी कोई जिद थी। जो जुमले उन्होंने बोले वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, जो राजा बशारत साहब ने जिनकी सिफारिश की डॉक्टर साहबा की, उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह से और उनके साथ एक रंजिश होने की वजह से मुझे तंग किया जा रहा था और ऐसे घुटन ज़दा माहौल में नहीं रह सकती मैं, और उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा भेज दिया है सेक्रेटरी हेल्थ को। इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये है वो नया पाकिस्तान जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर एक ब्यूरोक्रेट को फोन करेगा और उसे कहेगा मेरी मर्जी का काम करो, जब वो कहेगा मैं ये काम नहीं करता तो उसको ये कहेगा कि फिर तैयारी पकड़ो, कल तुम इस ओहदे पर नहीं रहोगे। तो ये तो नया पाकिस्तान नहीं है। इस नए पाकिस्तान के बारे में हमें इमरान खान साहब ने नहीं बताया था। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद के प्रोग्राम में मैं आपको तारुफ करा दूं। सबसे पहले जरताज गुल वजीर साहबा, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, स्टेट मिनिस्टर हैं आप। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब साबिक स्टेट मिनिस्टर है, आपका ताल्लुक है PMLN से। सैयदा शायला रज़ा साहबा प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर एजाज अवान साहब मौजूद होंगे, ऑडियो पे थोड़ी देर के बाद उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शायला रज़ा साहबा आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि ना आप तहरीक इंसाफ हैं तो ना आप नून लीग हैं। मैं आपसे पहले इसलिए जानना चाहता हूं कि आपका बराह रास्त इस सारे मामले से कोई ताल्लुक बनता ही नहीं, लेकिन आप अपना एक अलग मौक़िफ़ दे सकती हैं कि क्या पुराने मिस्त्री नया पाकिस्तान बना रहे हैं, मसला है क्या? एक तो मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ को इसको संजीदा लेना चाहिए। यह है हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये पूरा एक मुकदमा है। और मैं इसको आज पढ़ रही थी तो वो कहती हैं डॉक्टर अरीबा अब्बासी कि तारिक नियाजी जो हैं इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी रवाबित हैं। वो ये भी कहती हैं कि मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर तैनात हुई, 2 माह इमरजेंसी में काम किया, फिर पैथोलॉजी में, फिर उसके बाद 3 माह के बाद वो स्किन में थी कि अचानक उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तैनात कर दिया गया। वो जो है राजा बशारत तो उम्र दे रहे हैं और उनका जो कहना है कि ये जो MS है ये उनसे किसी कोई और PTI का है उसके साथ मिलकर उसे इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। एक तो मैं ये समझती हूँ कि PTI को इस वक्त सियासी उससे आज़ाद हो जाना चाहिए और ख़वातीन को आगे बढ़कर, ख़ास तौर पर जो हमारे इस जगह वो यहाँ पे जो हमारे वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं उन्हें आगे आना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए और वैसे किसी भी मिनिस्टर को इस तरह के फोन नहीं करने चाहिए, चाहे वो फेवर में कर रहे हो चाहे वो अगेंस्ट कर रहे हो। ठीक है जरताज गुल साहब, आपके वजीर आला ने इस वजीर के खिलाफ अब तक क्या नोटिस या एक्शन लिया है या कोई जवाब तलबी की है? क्योंकि वजीर कानून है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक सीट है, वो धमका रहे हैं एक अफसर को कि अगर तू मेरी मर्जी का काम नहीं करेगा तो फिर कल तक यहां नहीं रहेगा। एक मामला। दूसरा, वो लेडी डॉक्टर की भी शिकायत है
कि मुझे हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने इन दोनों मामलात पे क्या किया? थैंक यू खान साहब। सबसे पहले तो मैं जो ये केस मैंने भी ये डॉक्टर साहिबा जो है डॉक्टर अरीबा जारिबा, तो मैं तो इनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने भी इनका ये जो एक लेटर है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हुआ है, मैंने उसको पढ़ा है। आई एम रियली सॉरी। हम जिसको बुरा कह लें, जिसको अच्छा कहें, आई फुल स्टैंड विद दिस डॉक्टर। चाहे ये किसी की भी बेटी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अपोनेंट की बेटी हैं, XYZ किसी की भी बेटी हैं, इसने लिखा हुआ है कि मुझे वर्क प्लेस हरासमेंट है, मुझे तंग किया जा रहा है, आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। मेरा ख्याल है कि अगर एक डॉक्टर के लेवल पे एक ये चीज लिख रही है, बिसाइड वो कि हमारे किसी पॉलिटिकल अपोनेंट की बेटी, और वो कह रहे कि ये जो MS है ये मुझे बार बार तंग कर रहा है, खान साहब ये बहुत सीरियस इशू है। इसको मैं समझती हूँ कि ये जो डॉक्टर साहबा ने बात की है, और ये जो लॉ मिनिस्टर ने उनको फोन करके कहा है कि ठीक है अपोनेंट है, लेकिन ये मेरे भी बच्चों की तरह, ये स्टिग्मा आएगा कि आप किसी बच्चे को जानबूझ के विक्टिमाइज करके बार बार उसकी आप जो है वो ट्रांसफर करें, इस तरह उसके साथ न करें। मैं समझती हूँ कि मैंने जो ये जो फोन कॉल सुनी है, मुझे तो उसमें ऐसे लग रहा है कि राजा बिशारत साहब जो है वो कोई नौकर हैं, और वो जो MS साहब है, जो नियाजी साहब है, मुझे तो उनका लहजा ऐसा लग रहा है कि वो शायद कोई चीफ मिनिस्टर। आपने वही कॉल सुनी है ना जो हम सब सुन रहे हैं? नहीं है, मैंने भी पूरी सुनी। नहीं, आपने कोई और कॉल तो नहीं सुन ली? इस कॉल में तो राजा बिशारत साहब कह रहे हैं कि ये काम ना किया तो कल तक फिर सीट पे नहीं होगे। उसकी वजह है ना, आप उसमें सियाक सबाक को न हटाएं। मैं समझती हूँ कि मैं शैला रजा साहबा की इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि इसके ऊपर फुल कमेटी बननी चाहिए, इसका पता चलना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है, उनके साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कोई लॉ मिनिस्टर किसी डॉक्टर के लिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर स्टैंड ले रहा है, तो मैं समझती हूँ कि एक तो डॉक्टर साहिबा की जो भी इनकी हिम्मत है। अच्छा चले, मैं अब देखिए जरताज गुल साहिबा आप ठीक हैं, और जो बात शैला रजा साहिबा ने की, फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए जो कहा इससे पहले मोहतरमा शैला रजा साहिबा ने, वही बात आपने भी की, वो हम भी कर रहे हैं, हम भी डॉक्टर साहिबा के साथ खड़े हैं। किसी को हरास नहीं करना चाहिए और किसी को इसकी इजाजत भी नहीं देनी। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपके वजीर के लिए ये जस्टिफाइड है कि वो दूसरे महकमे में किसी और बंदे को फोन करे और उसको फोन करके धमकाए कि अगर तुमने मेरी मर्जी का काम नहीं किया तो मैं तुम्हें हटा दूंगा? अभी हरासमेंट की तो इंक्वायरी होगी ना, हुई है या नहीं? मैं समझती हूँ कि वो तो फिर पूरा सयाको सबाक और पूरे फोन और उसका पूरा बैकग्राउंड, क्या उसमें से कटिंग हुई है, क्या पेस्टिंग हुई है, पूरी कॉल कहती हैं तो पूरी सुना देता हूं, आप एक मरतबा फिर सुन लें। आपको पूरी कॉल सुना देते हैं। उन्होंने कहा होना चाहिए, अगर उसमें उन्होंने कहा कि क्यों वहां से हटाया, पूरी बात करने दे खान साहब। MS साहब सुन लेना, आप MS साहब ने कहा जनाब मेरी ये मजबूरी है, उनको भी उनकी सजा होनी चाहिए। और अगर फर्ज करें MS साहब की ज्यादती है तो उनकी भी पूरी कमेटी बन जाए। ये इट्स नॉट अबाउट राजा बिशारत साहब, जिसने जिस साथ ज्यादती की पूरी कमेटी बन जाएगी और इसके ऊपर पता चल जाएगा। बट आई फुली इंडोर्स कि किसी खातून को वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर अगर कोई इसके लिए स्टैंड लेता है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं। ये बहुत ज्यादती है कि कोई बोलेगा नहीं, और अगर कोई बोलेगा तो हम उसका एक दूसरा साइड बुला लेंगे। ठीक है, तारिक फजल जोशी साहब अपने लेटर में, अगर कोई है उन्होंने मुल्क के साथ काम करना है। ठीक है, तारिक फजल जोशी साहब अपना जो लेटर लिखा है उन्होंने इस्तीफे का, जो साहबजादी हैं हनीफ अब्बासी साहब की, उन्होंने उस लेटर के अंदर लिखा है कि मैं यहाँ पे घुटन ज़दा माहौल था और मुझे लगातार तंग किया जा रहा था। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक है अगर डॉक्टर नियाजी की तरफ से ऐसा किया जा रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक तरफ, लेकिन वजीर का रवैया भी एक तरफ। डॉक्टर साहब ने ठीक किया या राजा बिशारत साहब ने ठीक किया? मैं सिर्फ इस कॉल के बारे में अगर आपसे पूछूं। मैं आपको पहले कह रही हूं कि खान साहब इसके ऊपर कमेटी बन जानी चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो गलत किया है, जी खुली बात जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुली बात है। सब देखिए, गुजारिश ये है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे भाई हैं, उनका ताल्लुक हमारी पार्टी से है। मैं इसको जरा एक दूसरा पहलू जिस पे अभी बात नहीं हुई, जरा उस हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। देखिए, वो पूरी फैमिली इस वक्त बड़ी एक मुश्किल हालात से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब पहले यहाँ पिंडी जेल में थे, फिर जी वो ट्रेन में, और वो ठीक है, वो अंदर है, वो फैमिली के ऊपर एक अलग टेंशन। ठीक है, उसके बाद ये जो एक इशू है, जो ये जो हॉस्पिटल है, मैं जरा ये भी वजाहत कर दूं, जहाँ पे डॉक्टर अरीबा अब्बासी हमारी जो बेटी काम कर रही है, यहाँ पे कुछ 3-4 साल मैं खुद एज मेडिकल ऑफिसर काम करता रहा हूँ। ये जो काम इस अस्पताल के MS को कहा गया है,
ये एक इंतहाई मामूली दर्जे का काम है ठीक है। कि इसे कहते हैं ड्यूटी रोस्टर, कि एक डॉक्टर की ड्यूटी जो है वो रोस्टर में किस जगह के ऊपर लगी हुई है, और वो इतनी रऊनत के साथ, इतनी बदतमीजी के साथ जो बात कह रहे हैं अहमद साहब कि जी अगर मैंने इसकी ट्रांसफर स्किन डिपार्टमेंट में कर दी तो बाकी बच्चियों को मैं क्या करूंगा। वो भाई स्किन डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं है, मैंने वो भी देखा हुआ है, मैंने आपकी ये जो सर जरा थोड़ा रिलैक्स है ना, वहां पे काम करने का वैसा नहीं है जैसा बाकी डिपार्टमेंट में है, इतना तो आप भी समझते हैं, जो डॉक्टर कोई ऐसा नहीं है कि अस्पताल के सारे डॉक्टर लाइन लगा के स्किन डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं और उसने कहा जी ये बच्ची चली गई तो बाकियों को मैं क्या करूंगा। वो भाई आप देखें उनके हालात देखें, अगर वो किसी वजह से फैमिली की परेशानी में है और आपके काम की वजह से अगर के दबाव में है। एक वजीर आपको कह रही थी बराए मेहरबानी बड़े तरीके के साथ राजा बिशारत साहब उसे उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है, बाद में उन्होंने धमकी दी। मैं उनकी जिद और उनकी जो मैं आखिरी बात कह रहा हूं इमरान, जो डॉक्टर साहब की जिद है, जिस तरह की उनकी हटदर्मी है, ये बिल्कुल ज़हनी तौर के ऊपर डॉक्टर साहब जो है वो बड़ी माजरत से बाइस्ड है, कोई न्यूट्रल उनका स्टैंड नहीं है इस बच्ची के साथ। बिल्कुल इस बच्ची के खिलाफ उन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ है कि मैंने इसे तंग करना है, मैंने इसको यहाँ पे खुदा न खास्ता माहौल इसके लिए ऐसा करना है कि जिससे टॉर्चर। क्यों बनाया हुआ है? तो बिल्कुल ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर अरीबा ये कह रही है कि मेरे वालिद की वजह से बनाया हुआ है, क्योंकि इनकी तैनाती के ऊपर मेरे वालिद को कुछ तशवीश थी और मेरे वालिद का इनसे कन्फ्लिक्ट था इनकी तैनाती के ऊपर, यानी पहले भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। जो काम है उनके मेडिकल के शोबे में, वो रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल हो, जो बेनजीर शहीद हॉस्पिटल है, वो कार्डियोलॉजी सेंटर हो, यूरोलॉजी सेंटर हो, वो लिवर ट्रांसप्लांट जो हमारा होली फैमिली हॉस्पिटल में बना, ये सारे उनके क्रेडिट में है। ये सारे काम उन्होंने अपने दौर में यहाँ पे करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पिंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। अब उसमें किसी भी डॉक्टर की, किसी भी ऑफिसर की अगर उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट की वजह से हनीफ अब्बासी के साथ अगर जाती कोई रंजिश है तो दिल इतना बड़ा जरूर होना चाहिए को निशाना नहीं बनाना चाहिए अगर वहां पे काम कर रही है। अच्छा, लेकिन फिर भी तो कम से कम फिर भी तारिक फजल चौधरी साहब क्या एक मिनिस्टर को ये जेब देता है कि वो एक सरकारी अफसर को ये कहे कि तुम फिर सीट पर नहीं रहोगे? होगी ना, मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं, अगर एक मिनिस्टर की एक ऐसी बच्ची के लिए जो कि घर से भी और अस्पताल में भी अगर वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर हो रही है, उसके लिए मिनिस्टर सिफारिश करके बड़ी जायज बात कह रहा है, वो कोई नाजायज सिफारिश नहीं कर रहा। यार इसकी डिपार्टमेंट मेडिकल से उसको सर्जरी में या उसको स्किन में लगा दे। वो कह रहे हैं कि जी ये तो उनकी कॉल जस्टिफाइड है, वो डॉक्टर साहब उनको उस नहज पे ले गए, देखिए उनको सख्त बोलना पड़ा। देखिए मैं ये समझती हूँ कि हेल्थ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करके बहुत आराम से एमएस से बात की जा सकती है। अगर इस तरह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इस तरह किया जा रहा है, बहुत सारे मरहले हैं और एक एमएस को भी मालूम होना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, हम भी लोगों को फ़ोन करते हैं कि भाई ये बच्ची पढ़ना चाहती है, इस वाले में मरीज का टर्नओवर ज़्यादा है, आप इसका वार्ड चेंज कर दें, कह रहे होते हैं हम भी डॉक्टर से, डॉक्टर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मसले हैं तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हों, आप हेल्थ मिनिस्टर भी आपका उससे बात करें, सेक्रेटरी से बात करें, मसले को हल कर दें। लेकिन अगर हमारे मिनिस्टर इस तरह से बात करेंगे तो हर ट्रांसफर, हर पोस्टिंग के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो इस तरह नहीं करें। थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, ऐसा नहीं है किसी को भी फोन करेंगे और किसी से कोई भी काम आप करवा लेंगे। हो सकता है कि आपका काम जायज हो, ज्यादा असूल होना चाहिए, हो सकता है आपका काम जायज हो, लेकिन आपका काम अगर जायज है तो उसको जायज तरीके से और दुरुस्त तरीके से करें, उसको जायज और दुरुस्त तरीके से करें। आप मुतल्लिका कमेंट करना चाहती हूं। जी प्लीज जी खान साहब, जब मैं डीजी खान से इलेक्शन लड़के आई हूँ ना, तो मेरी डोमेन ये नहीं है कि मैं सिर्फ एमएनए या मिनिस्टर बन गई हूँ और मैं क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हूँ। मेरे हल्के के लोगों को हेल्थ का भी प्रॉब्लम होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी प्रॉब्लम होता है, पुलिस के मामलात का भी प्रॉब्लम होता है। अब खान साहब, मैं अगर अपने कमिश्नर को और अपने डीपीओ को और आरपीओ को फोन न करूँ तो मैं किसको फोन करूँ? मुझसे जो पब्लिक डिमांड करती है कि मैंने आपको वोट दिया है, ये मैं मानती हूँ कि मेरा तरीकेकार बहुत अच्छा होना चाहिए, और हो सकता है कि आप जिस तरीके से राजा बशार साहब मिनिस्टर हो गए, पहले तो वो बेगिंग ही कर रहे हैं। मैं तो आपको पहले कह दिया, मुझे फील हो रहा है कि एमएस साहब कोई मिनिस्टर हैं और जो राजा बशार साहब जो मिनिस्टर है, मुझे तो वो बेचारे उनके आगे कोई नौकरी लग रहे हैं। और एक बच्चे की खातिर अगर आप स्टैंड ले रहे हैं और वो डॉक्टर XYZ जिसकी मर्जी बेटी है, अगर आप उसको टॉर्चर करें, उसके लिए स्टैंड करें, आज हम इसके ऊपर बहस करें कि फोन करना नहीं चाहिए, मुझे तो और कोई तरीका नहीं पता। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कई लोगों से
कहकर कोशिश की कि मुझे लिंक मिले राजा बशारत का, क्या लिंक है हनीफ अब्बासी के साथ, तो हमें ऐसा कोई लिंक फिलहाल नहीं मिला। मैंने 3-4 लोगों से बात की, मेरे जो रिसर्चर हैं उन्होंने भी बात की, तो ऐसा कोई लिंक तो फिलहाल इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि हनीफ अब्बासी में और राजा बशारत में क्या ताल्लुक है। लेकिन ये डॉक्टर साहब के बारे में ये ज़रूर पता चला कि 2-3 मरतबा पहले भी कोई ऐसी हरकत कर चुके हैं, और किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना कैसी हरकत है, ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। एक नया केस ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स फायदा उठा रहे हैं उस डील का जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको दी है कि जनाब आप को मुकम्मल आज़ादी है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। इस बुनियाद पे वो ना सिर्फ शिकायतें लगाते हैं बल्कि ऐसे मामले में कॉल रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया और हर जगह पे फैलाना। और इसके पीछे अगर आप डॉक्टर साहब को गौर से सुने तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जानबूझकर इंस्टिगेट किया सूबाई वजीर को ताकि वो इस नहज तक जाएं जहां उनके मुंह से कोई ऐसी लूज टॉक हो जिसको फिर वो पब्लिक कर सकें। अब हम नहीं जानते किसकी नीयत में क्या था, लेकिन जरताज गुल वजीर साहब नंबर एक लेडी डॉक्टर ने हरासमेंट की शिकायत की है, और वो उनकी फैमिली का बैकग्राउंड आप जानती हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी आपके सामने हैं। उस खातून को इंसाफ देने के लिए और एक सूबाई वजीर का जो लहजा था और जो उनके अल्फाज का चुनाव था, इसके ऊपर क्या हम आपकी जमात से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की तवक्को करें? बिल्कुल खान साहब, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टी एफिलिएशन से ऊपर होती हैं। जहाँ तक जिस भी खातून का मामला आएगा मैं उसके साथ खड़ी होंगी। और क्योंकि देखिए मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ और मैं इलेक्शन लड़के यहाँ पे आई हुई हूँ, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल होती है जिस फील्ड से भी खवातीन बाहर आती हैं। और पढ़ी लिखी खवातीन यकीन करें मुश्किल से बात करती है, क्योंकि उनको डर होता है, ज़्यादातर मसला होता है कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। थोड़ा जो नीचे तबके वाली खवातीन होती हैं वो दुख पर से जब गुजरती हैं तो वो अपनी आवाज़ को ऊंची करके दुनिया को एड्रेस करती हैं, लेकिन जो हमारे तबके की खवातीन होती हैं ज़रा मुश्किल होता है उनका बोलना, उनको ज़्यादा ही स्टेटस के मसाइल होते हैं। तो मैं फेयर इन्वेस्टिगेशन की आपको गारंटी देती हूँ। सेकंड खान साहब, एक आपको बता दूं कि ये इटसेल्फ किसी लॉयर से पूछ ले कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी की रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना, वॉइस रिकॉर्ड करना, फिर उसको पब्लिसाइज करना। और मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं मुझ समेत, ये रिकॉर्डिंग है आप जलसों में सुनवाते रहे हैं, वो आप छोड़ दें इस बात को, आप लोग तो इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं माजी में। लेकिन ये है कि एक सरकारी अफसर को इस तरह का अमल, इस सरकारी ऑफिसर को इस तरह का अमल जेब नहीं देता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अब शैला साहब से खिलाफ है। देखिए इसको एड्रेस करना है तो वो अपनी मिनिस्टर को एड्रेस करे कि उनको कोई मसला है, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट उसको। चले मैं इसको यहाँ करके हम क्लोज कर देते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। ठीक है, आप तीनों का मौकिफ इस पे आ गया। अब एक मामला इंपॉर्टेंट है, जरदारी साहब के बयानात वो मुख्तलिफ जगहों पर रोजाना जा रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़े तेज स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वो खुद भी ये कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी से क्या हासिल होगा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर साहबा को केसेस का सामना है। ओमनी स्कैंडल में उन फेक अकाउंट्स के अंदर उनको जोड़ा जा रहा है जिसमें बेशुमार पैसा, अरबों रुपए उसमें से बरामद हो रहे हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जा सकता है, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 3 साल के लिए जो लोग आते हैं वो फैसले ना करें, पार्लियामेंट को जो है वो फैसले करने का इख्तियार है। और किसको मुखातिब हैं, वो क्या कह रहे हैं शैला रज़ा साहबा, और पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन की आप बार बार बात कर रही हैं। यहाँ इस जगह पे भी राजा बशारत ने भी वही बात की, हर बंदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करता है जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो क्यों इन्वेस्टिगेशन इज इक्वल टू पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? यही है ट्रुथ? देखिए इन्वेस्टिगेशन कोई रोक नहीं रहा, ठीक है, और इसी वजह से मुस्तकिल कोर्ट में जा भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन जब वो दोनों MNA और MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस दिन भी उनकी हेयरिंग जो है वो लगाई गई। और जहाँ तक चैनल्स की बात है, घर पे 1.5 करोड़ का नोटिस लगाकर चैनल्स पे अरबों की बातें की गई। तो बात जो है वो ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि सुना है कि दिसंबर के आखिर में ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर वहां पे डिसीजन होगा कि आया कि इसमें क्या होना है। ऑलरेडी इस पे JIT नहीं बनी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है।
जी ये वहीं पे सुना जाएगा फिर जेआईटी अपनी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट असल में बात देगी ना ये है- मोहतरमा। जी हाँ, अब असल जो बात है वो ये है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी को कैसे पता कि ये अरेस्ट हो जाएंगे और हम इन्हें पंजाब में रखेंगे, और ये कैसे पता इनको कि जो अकाउंट्स हैं ये गोले वाले के और ये सब ये हमारे, या तो इनको कहीं से बताया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि इस तरह की बातें जब तक के बिल्कुल फाइनल ना हो जाए बाहर ना आए। फिर ये भी हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ ये भी हो रहा है कि एक नामालूम दरखास्त लगती है मरियम औरंगजेब साहिबा के नाम, और फेडरल मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहते हैं भी ये भी जेल जाएगी। तो कौन क्या बताता है प्लान? आपको? चलें इसका हम बात ना करें ये क्या? नुक्ता आपका इस पे इंपॉर्टेंट हम है। बात नहीं करें क्या? हुकूमत को क्योंकि कौन बताता है? देखिए इमरान एक बात है, एक आदमी के 11.5 साल आपने जेल में गुजरवा दिए, अल्लाह ने उसे इज्जत दी, वो मुंतखब वजीर बना, उसने शफाफ ट्रांसफर ऑफ पावर कराया, मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले किए। अब उसके आप फिर उसकी जिंदगी के कुछ साल कहते हैं कि हम जेल भेज देंगे। इसमें हमें हमारा कोई एहतजाज का हक नहीं है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी आवाम है, हम उनसे बात करें कि हमारे साथ ये बार बार मजाक हो रहा है, हमें जेल भेजते हैं, हमारे लोगों को घर भेजते हैं, हमें लाशें मिलती हैं, और फिर हम जरा सा सुकून सीधा करें तो फिर हमारे लिए मुकदमे तैयार हैं। चलें, मैं अभी आपके सामने सिचुएशन रखता हूं शैलरदा साहबा, ताकि आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस खुद दे दीजिएगा। लेकिन जरदारी गुल साहबा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शमीम नकवी को कौन बताता है? ये आपके वजीर इत्तलात को कौन बताता है कौन गिरफ्तार होगा, कैसे गिरफ्तार होगा? वैसे तो जरदारी साहब खुद भी कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हूंगा, उनको कौन बता रहा है? लेकिन क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन भुगत रहे हैं तो उसमें उनको आइडिया हो जाता है कि मैं तो गिरफ्तार हो गया। लेकिन आप लोगों को कौन बताता है कि किस जेल में रखना है, कैसे गिरफ्तार होना है, क्या चक्कर चलेगा? एक तो खान साहब जितने भी कल्प्रिट्स का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, जिनके इन्वेस्टिगेशन भी और है, जिनके ऊपर केसेस भी चाहे नैब के, हम वो आपकी पार्टी में भी है ना? पिछली गवर्नमेंट्स में और पिछले दौर में, और शैला रजा साहब ऑलरेडी कह रहे हैं कि 11 साल वो सजा भी भुगत चुके हैं, तो ये केसेस कोई पुराने नहीं है। और बहुत सारे लोगों की जितनी अब अकाउंटेबिलिटी हो रही है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को नजर आता है कि किस किस ने जेल में जाना है। हमारे बारे में भी बड़े लोगों का था कि फलाना फलाना घर जाएगा, और चले भी गए हैं। बिसाइड ये कि किसके ऊपर किसका क्या इल्जाम है, मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि जरदारी साहब की अब जब बारी आने वाली है, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, पुराने उनके केसेस हैं, कौन बता रहा है? ओमनी केसेस का मैं आपको बता रही हूँ कि बारी कैसे आ रही है? के 77 जाली जी बारी लगाई किसने है? ओमनी ग्रुप के जरदारी साहब के साथ 34 कंपनियों के 77 जाली अकाउंट हैं, जिनसे 162 अरब की पाकिस्तान के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। एक चीज एस्टैब्लिश की। कैसे पता चला? सेकंड बार अब शैला साहब नहीं, ये तो खबरें रोजाना आ रही हैं शैलरदा साहबा के कितने अरब और निकल आए, कौन सा अकाउंट और पकड़ा गया, ये कैसे ओमनी बाहर स्कैंडल आ में क्या रही है? कुछ आ गया, वो तो नैब बताती भी सुप्रीम है। कोर्ट का तो ऑर्डर है ना, नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट का चले, ऑर्डर है कि शैला नहीं साहब बताए अपनी नैब, बारी जब पे। तक कि ये अब एस्टैब्लिश second ना बात कर खान ले साहब- कि ये किस मुजरिम के। नहीं देखिए ये अच्छा, तो कोई भी खान नहीं कह रहा कि ये साहब पैसे आसिफ अली जरदारी के अब खान साहब हैं, जो- लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि ये आसिफ अली तो जरदारी यही तो मैं इनसे ये पूछ रही सिंध हूँ में कि हुआ है, इन्होंने ये जरूर कैसे कह रहे दिया हैं। कि ये आसिफ जरदारी के। चले जी जरदारी, ये इनसे कौन कह रहा है कि ये अल्फाज यूज इस्तेमाल जी करें? अपने अच्छा, अब सेकंड जो मैं ये बात कर रही हूँ, मैं बड़ी 2 दिन से खूबसूरत बातें नोटिस कर रही हूँ, जो आसिफ अली जरदारी साहब अपने हलके के अंदर लोगों को सोफे पे बिठा के और खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे होते हैं और लिलकार रहे होते हैं कुछ लोगों को। उन्होंने कहा कि आपने जिन 3 साल के लिए जिसको कठपुतली बनाया, आपने नवाज शरीफ को बनाया, फिर वो कहीं और चले गए, फलाने को बनाया, यानी उनकी नजर में कोई शख्स, चाहे नवाज शरीफ साहब है, चाहे इमरान खान है, चाहे XYZ, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, था या है, वो इस काबिल नहीं कि हुकूमत कर सके सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब के। और वो पुकार रहे हैं उन कोतों के, खुदा का वास्ता मुझे इस काबिल समझो, मुझे आप ले लो। अब कमाल ये कि उधर हमें से इलेक्शन जीतने का मौका दिया जाए, ये उन्होंने फरमाया। हो रही केसेस में, ओमनी केसेस में, दूसरी तरफ वो कह रहे कि मुझे हुकूमत दे दें। मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोगों की जब पकड़ आती है वो लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ लोगों से, जिनको नवाज शरीफ साहब खवलाई मखलूक कहा करते थे, उनसे हमारे कोई बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे उनसे एक ऐसा चैनल के थ्रू इस्टेब्लिश हो गया चैनल जिसकी वजह से हमें हुकूमत आने वाली है।
ट्रस्ट मी, इज जस्ट अ क्लीशे, ये डायलॉग है, ये मजाक है इस कौम के साथ। कौम को पता है कि आपकी हुकूमत नहीं आने वाली है। आप जो है वो सिंध की, इसलिए इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई, उस इंटीरियर सिंध की पार्टी जिसके बारे में पिछले दिनों लाड़काना केस में जस्टिस सज्जाद शाह के अल्फाज है, अदी फरियाल तालपुर के विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सज्जाद शाह के अल्फाज है कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है लाड़काना, तो फिर आपका भाई घर था। अब आप मुझे बताएं कि किधर अच्छा चलो मैं मुझे एक ब्रेक लेने दें, और कौन वो है मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में। तारक फजल चौधरी साहब को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तारक फजल चौधरी साहब की जमात उस पर क्या कहती है, मैं पहले आपको बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं, फिर तारक फजल चौधरी साहब से कहेंगे, खुद ही एनालिसिस कर लें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं जाऊं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के पास, शैला रज़ा साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी अपने उस वक्त भी, तो आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं फिर तारक फजल चौधरी साहब से उनकी सिचुएशन उनके सामने रखूं। अच्छा, जरताज गुल साहिबा एक खातून है और एक जज के गलत कॉन्डक्ट को कि उनको ये नहीं देना चाहिए था, उन्होंने बड़े फख्र से ये बात की, ये सोचे बगैर कि वो केस का है, वो पटिशनर का है, वो इसी तरह का कोई नामालूम पटिशनर था जो कभी नहीं आया, जैसे आजम सवाती थे हमारे हामिद सईद काजमी के खिलाफ, जो कभी नहीं गए और जिन्होंने कुरान पे हलफ लिया था। तो हमारे जजेस को सोचना होगा कि हम किस तरह के ऑब्जर्वेशन या किस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं। कहाँ है वो पटिशनर, उसे गिरफ्तार करें। ठीक है, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हल्के में बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, जरदारी साहब जो है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है कि मालम जब्बा केस में सेनेटर मोहसिन अजीज जो उस वक्त डायरेक्टर थे फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट के, और उनसे जबरदस्ती प्रोटेक्टेड लैंड ले ली फॉरेस्ट की और 12 पे कहा कि सारे पौधे और उसकी जगह काट दी, अब बचाने की कोशिश हो रही है। जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रह चुके हैं, ठीक है, और ये केसेस जो हैं, इस तरह के केसेस ये 11.5 साल चल चुके। चले केस मैं आपके सामने रखता हूं ना, मैं केस आपके सामने रखता हूं, मैं वापस आऊंगा, आपने मौके अपना इस पे दे दिया। मुझे तारक फजल चौधरी साहब 1.5 अरब रुपए की एक कंसल्टेंसी फर्म को शहबाज शरीफ साहब ये दे देते हैं 1.5 अरब रुपए के साफ पानी प्रोजेक्ट में, और ये उनको दे दिए और काम उन्होंने कोई नहीं किया। उन्होंने ये बताना था कि कहां पे आपने लगाने नलके और कहां पे आपने साफ पानी के नलके नहीं लगाने या प्लांट आपने नहीं लगाने। तो ये तो काम जो है वो कर सकती थी नेस पाक, जिसकी शहबाज शरीफ साहब बहुत तारीफें करते थे। तो 1.5 अरब रुपया दे दिया, एक फर्म को नवाज दिया और दे भी दिया, और काम भी नहीं हुआ। जब आपसे पूछें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरा, बिन कासम और साईवाल और हब पावर प्लांट जो आप 3 मंसूबे लेकर आए हैं, इनकी कॉस्ट दुगनी है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में एक पावर प्रोजेक्ट लेकर आया है, उससे दुगनी है इसकी कॉस्ट फी मेगावाट। यानी अगर आप इसका रिकॉर्ड आप मेरे से मांगे तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि यहां पे $5.887 मिलियन फी मेगावाट है जो 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 मंसूबा लेकर आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में, जिसका नाम है जामशोरू कोल पावर प्लांट। और जो 3 मंसूबे आपकी हुकूमत लेके आई सी पैक के जरिए, उनकी 1.21 मिलियन है, यानी उससे डबल से भी ज्यादा आप बना रहे हैं, डबल से ज्यादा पैसों पे आप पावर प्लांट बना रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, और आधे पैसों में बना रहे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में बना रहा है। अब आप कीमत पे आइए। जो कीमत सी पैक के मंसूबों से फी यूनिट पैदावार 8.34 सेंट, जबकि जो जामशोरू पावर प्लांट है जो वहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाया है, उसकी फी यूनिट जो है वो पैदावार है 6.38 सेंट। तो मुझे ये बताएं तारक फजल चौधरी साहब कि इतने मंसूबे अगर हम महंगे लगा रहे हैं, इतनी महंगी बिजली आप बना रहे हैं, आपसे सवाल करें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो क्या करें फिर आपके साथ इन्वेस्टिगेशन इदारे? जी इमरान साहब, आज चूंकि आपके प्रोग्राम में जरा खवातीन के राइट्स की बात हो रही थी तो आप मुसलसल प्रोग्राम खवातीन से कर रहे थे और मैंने भी कोई एहतजाज नहीं किया। मैंने कहा चले अच्छा है, खवातीन के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए हमें भी। देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, 2 आपने मिसालें दी हैं। मैं आपको बड़ा सीधा और सिंपल इसका जवाब दूंगा। जहाँ तक ताल्लुक है जो आपने साफ पानी के हवाले से कहा गया कि 1.5 अरब रुपए कंपनी को दे दिया गया और उसके बाद उसे कहा गया कि आप साइट्स आइडेंटिफाई करें और वो नहीं कर सके और उसको पैसे भी रिलीज़ कर दिए गए।
देखिए ये इतना आसान नहीं है। ये केस जो है नैब के पास है। नैब इस केस में जितने भी शवाहिद हैं, जितने भी गवाह हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी नैब के पास है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो इस दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया, तो उन्हें जो लाहौर नैब है उस दफ्तर में इन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन के लिए, या इन्वेस्टिगेशन तो नहीं थी, खैर टेक्निकल बात हो जाती है, इंक्वायरी हो रही थी, इस केस पे उन्हें बुलाया गया। इमरान साहब अगर इस केस के अंदर वो सब्सटेंस होता, वो शवाहिद होते जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो नैब शहबाज शरीफ साहब को आशियाना केस में गिरफ्तार ना करती, और बाद में आशियाना में भी सबूत नहीं मिला, तो जो नैब की अपनी अदालत है, जज साहब ने कहा कि इतने दिन आपने इनको 60 दिन से ज़ायद आपने इनको रिमांड पे रखा, लेकिन इनके खिलाफ आपको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला और उन्हें जुडिशल भेज दिया गया। अब जहाँ तक आपने कहा प्लांट्स का, तो मेरी सबसे पहले गुजारिश तो ये है, पहला रेफरेंस तो अब फाइल हो रहा है, पहला रेफरेंस अब फाइल हो रहा है। आपको इस बात का पता है कि इंक्वायरी का एक प्रोसेस है, उसके बाद रेफरेंसेस फाइल होते हैं, तब अदालतों में शवाहिद पेश किए जाते हैं, फिर अदालत मुतमईन हो या ना हो। आप तो क्लीन चिट की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी पता है कि अभी जो जुडिशल भेजा गया है उसमें जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनके ये रिमार्क्स मौजूद हैं कि आप ये अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है कि मजीद इंक्वायरी आप इनसे करें, आपने 60 दिन तक कर ली है, बस अब इनको जुडिशल कर रहे हैं। ये भेज रहे हैं जी, ठीक है जी, ये नॉर्मल प्रोसीजर। दूसरी बात ये है जी कि जो आपने प्लांट्स की बात की, तो मेरी इसमें गुजारिश ये है कि आप अगर प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे आज बता देते तो मैं बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको इसका जवाब देता। सर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख देता हूं, ये है कि दुगने पैसे में आप प्लांट लगा रहे हैं और 30 गुना ज्यादा, 30% ज्यादा आप कीमत ले रहे हैं। से आपको ये बात कह रहा हूं, सुन ले जरा ना, आप प्रोग्राम के आखिरी 3 मिनटों में आपने मुझे टाइम दिया, जरा मुझे भी बात करने दें। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से, बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि 3 पावर प्लांट्स जो लगाए गए हैं हमारे दौर में, एक बलोकी में लगा है, एक बिकी पावर प्लांट जो लगा है, और एक और है जिसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, 160 अरब रुपए की इसमें बचत हुई है। सर मैं बात कर रहा हूं साहिवाल पावर प्लांट की, सारे डॉक्यूमेंट पोर्ट कासिम प्लांट की और हब पावर प्लांट की। साहब के प्रोग्राम में मैं सारे शवाहिद लेके आया था, आपके प्रोग्राम में भी सारे शवाहिद में लेके आऊंगा। उस वक्त भी एक चैलेंज हुआ था, लेकिन ऑनरेबल हमारे जो दोस्त, सर आप इसके डॉक्यूमेंट ले आना सर। मैं देखिए ना, मैं आपके साथ जिन्होंने बात की थी आपको दूंगा। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन साहब ने आपसे बात की थी वो रिकॉर्ड नहीं ला सके होंगे, मेरे पास मौजूद है, आप अपना रिकॉर्ड ले आइएगा कि साहिवाल, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट, इनका फी मेगावाट जो लागत है वो 1.21 मिलियन है, जबकि दूसरी तरफ जो पावर प्लांट लगा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसका 0.587 मिलियन है। यानी आप दुगने पैसों से पावर प्लांट लगा रहे हैं और 30 गुना पैसे ज्यादा वसूल कर रहे हैं बिजली पे। ब्रेक मुझे लेने दें, आप जब मर्जी रिकॉर्ड ले आइएगा। जी डॉक्टर तारिक फजल जोई साहब, जो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक जो मंसूबा है आपका हब का और बिन कासिम का और साहिवाल पावर प्लांट का, उसमें जो लागत है वो भी दुगनी है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर आप कहेंगे मैं फिगर फिर आपके सामने रख दूंगा, और जो बिजली बनेगी वो भी 30% महंगी बिकेगी। ये 25 साल का मुआहदा कर चुके हैं साबका हुक्मरान, आपकी लीडरशिप। तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि इसके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है या इन्वेस्टिगेशन इस पे शुरू हो रही है हमारी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिनों में, तो एनर्जी सेक्टर में भी ये प्रॉब्लम्स निकलेंगी। देखिए गुजारिश है जी कि जो अभी आपने बात की थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, हम किसी भी ऐसी इंक्वायरी, किसी भी ऐसे केस के खिलाफ बिल्कुल हम बात नहीं कर रहे जो किसी भी अपोजिशन हो या किसी और के खिलाफ, उसके खिलाफ जो ठोस शवाहिद है उनकी बुनियाद के ऊपर दर्ज किया जाए। ठीक है, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो हमारे दौर का हो, वो हमसे पुराने दौर का हो, अगर उसमें ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, ऐसी कोई, यही तो असल में हमारा स्टैंड और क्या है इमरान साहब, हमारा स्टैंड ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर, उनके, मैं अगर सिर्फ उनकी बात करूं, अभी 2 उनके अदवार जो हैं वो एज चीफ मिनिस्टर हैं, 3 अदवार उनके एज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें अगर कोई चीज़ निकलती है जो आप अगर बात कह रहे हैं, अगर ये बात सच है और हमारे दौर में अगर कोई इस तरह की बात गलत हुई है, किसी ने कोई करप्शन की है, किसी ने किक बैक ली है, हम तो कह रहे हैं कि उसको आप ट्रायल करें। लेकिन इन अदवार के अंदर जब कोई चीज़ नहीं मिलती, अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस चल रहे हैं, आल अजीजिया, FZE, 1972 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ, 68 में क्या हुआ, सर ये तो अभी रेफरेंस इसका बनेगा ना, एनर्जी सेक्टर में तो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी इब्तिदाई, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, अभी तो डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, अभी तो कंपैरेटिव स्टडी हो रही है। चलो मैं एक चीज हुकूमत के सामने रख देता हूं।
जरताज, एक इंफॉर्मेशन आई है, ये भी अब मैं सोर्स अपना कोट नहीं कर सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन बड़ी पक्की है कि 3 से 4 रुपए जो आपके आईपीपीस काम कर रहे हैं वो अवाम से ज्यादा वसूल करते हैं बिलों की मद में, और ये पैसे बहुत बड़ी मिकदार में ये अमाउंट बनती है। और क्या आपकी हुकूमत इन चीजों को देख रही है? बिजली की कीमत तो पहले ही बहुत ज्यादा है, और अगर आईपीपीस ऐसे अवाम को लूटेंगे तो फिर तो अल्लाह हाफिज। एक तो खान साहब जो पावर उसमें स्ट्रक्चर में जो पूरे पॉलिसी भी बन रही है और काम भी हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काम हो रहा है, और ये जो आईपीपीस की आपने बात की इसके ऊपर तो पूरी एक पॉलिसी भी बन रही है और चीजें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आपके में पिछले जो आपने पावर प्लांट्स गिनवाए उसमें आप एक और भी काइंडली एडिशन कर दें। नीलम जहलम प्रोजेक्ट था, ये इनके दौर में नवाज शरीफ साहब के दौर में लगाया गया। इसकी जो पहली लागत थी वो 85 अरब थी एंड अनफॉर्चुनेटली वो 500 अरब तक पहुंच गया था। तो वो ये तो पेशावर मेट्रो वाला हिसाब हो गया, अंदर शामिल कर ले। ये तो बिल्कुल पेशावर मेट्रो वाला हिसाब हो गया, उसके भी पैसे बहुत बहुत बड़े इसके। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।